हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मोटर कितने तरह का होता है, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स कितने तरह का होता है। अगर स्पीड के ऊपर मशीन्स को डिवाइड करेंगे तो मशीन दो तरह के होते हैं। पहला, सिंक्रोनस स्पीड पे चलने वाली मशीनें, इलेक्ट्रिकल मशीनें। दूसरा, वो मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड से कम पे या थोड़ी कम पे चलते हैं। एक हुआ सिंक्रोनस मशीन्स, दूसरा हुआ असिंक्रोनस मशीन। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर असिंक्रोनस मशीन्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे एक्चुअली नहीं चल पाता है। जो भी रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम होता है, और ये जो लॉस ऑफ स्पीड है, जितना कम होता है उसको स्लिप स्पीड कहा जाता है, और इसे प्रायः परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 to 3% ऑफ स्लिप या लॉस ऑफ स्पीड। तो ऐसा क्यों होता है, और ये क्यों होता है कि इसकी स्पीड में कमी पाई जाती है? एक्चुअली इंडक्शन मोटर में जो 3 फेज पावर हम लोग फीड करते हैं, वो पावर कई तरीके से बीच में होने वाली प्रक्रियाओं में कम हो जाता है। यानी अगर हम लोग स्टेटर साइड के पावर की बात करें तो स्टेटर साइड में 3 फेज पावर अगर आप दे रहे हैं तो इनपुट पावर जो होता है वो √3 इंटू जो टर्मिनल वोल्टेज है वो मल्टीप्लाइड बाई करंट और वोल्टेज के बीच cos फाई, जो पावर फैक्टर कहलाता है। अगर कंप्लीट फार्मूला आप देखेंगे तो √3 इंटू टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, इट इज ड्रॉइंग फ्रॉम द मेन सर्किट, एंड मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। √3 इंटू V into I into cos phi is the power input to the stator side. Now ये स्टेटर साइड का जो पावर इनपुट है, कई चीज़ों में स्टेटर साइड में ही खपत हो जाता है। पहला, जो मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट कर रहा है ये उस कोर को स्टेटर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ एनर्जी वो खर्च करता है। दूसरा एनर्जी खर्च करता है कोर लॉसेज को मीट करने के लिए। अब कोर लॉसेज क्या होते हैं दोस्तों? कोर लॉसेज दो तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है हिस्ट्रेसिस लॉस, और दूसरे को बोला जाता है एडी करंट लॉस। तो स्टेटर साइड में भी दोनों लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्ट्रेसिस लॉस। एडी करंट लॉस किसी भी लोहे का चीज़, ये जिस पे कि वाइंडिंग किया जा रहा है, जो कोर जिसको बोलते हैं, जिसमें स्लॉट्स होते हैं, तो स्टेटर कोर में स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें वाइंडिंग की जाती है। तो चूंकि वो मेटल का पीस भी जो वैरिंग फ्लक्स है उसके इन्फ्लुएंस में है, तो उसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। जो कोर का जो लोहा है जिसमें वाइंडिंग किया गया है वो गर्म होने लगता है, और इतना गर्म हो जाएगा अगर उसको डिजाइन नहीं किया गया ठीक से, कि उसके चलते वाइंडिंग आपका जल जाएगा। तो उस हीट को, एडी करंट से जो पैदा होने वाला हीट है, उसको कम करना जरूरी है। उसके लिए स्टेटर का जो कोर है उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे पतले पतले पत्थर को स्टैंपिंग करके सैंडविच कर दिया जाता है, और उसमें स्लॉट्स में तब कंडक्टर से डाला जाता है। इससे क्या होता है कि पतले पतले जो शीट्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण उसका करंट बहुत ही कम हो जाता है। यानी जो करंट प्रचुर मात्रा में पैदा हो रहा था, जो सॉलिड कोर था उसके अंदर में, उसको हमने कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और उसको कमज़ोर कर दिया। डिवाइड एंड रूल समझ सकते हैं कि कोर को
लैमिनेट करके हमने उसमें खपत होने वाले पावर को कई जगहों में बांट दिया पहले तो, और दूसरा उसका रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट को बहुत ही कम कर दिया। इससे कोर लॉसेज कम हो गया। लेकिन कोर लॉसेज होगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। कोर लॉसेज कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर। तो जो भी होगा अमाउंट, वो कई चीज़ें मिल करके डिसाइड करती हैं। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्रेसिस लॉस पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग स्टेटर साइड में एसी पावर दे रहे हैं, तो फ्लक्स का नेचर भी एसी साइनसोइडल ही होगा, साइन वेव का ही होगा। तो फ्लक्स हमेशा चेंज होते रहेगा। जो एसी वेव हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स ये कंप्लीट करता है, तो 50 बार वैरी होता है। इस 50 बार वैरी होने के चलते जो जो लेमिनेटेड कोर है, उसका जो आयरन है, वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में कई बार चेंज होता है। ये फ्लक्स मैक्सिमम जाता है, फिर रिड्यूस होते होते जीरो आता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, फिर जो है जीरो पे पहुंचता है, मैक्सिमम के बाद जीरो पे पहुंचता है नेगेटिव डायरेक्शन में, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है। तो जब पॉजिटिव फ्लक्स डायरेक्शन में जाता है, फ्लक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय मैग्नेटाइज हो रहा है, और जब नीचे आने लगता है तो डिमैग्नेटाइज होता है। फिर जब दूसरी डायरेक्शन में फ्लक्स चला गया तो वो दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता है, और फिर डिमैग्नेटाइज करना शुरू करता है उसको। तो ये मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन का जो साइकिल है, इस साइकिल के चलते इस साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ एनर्जी जो इनपुट से लिया गया था, √3 इंटू VL इंटू IL इंटू कॉस फाई, यानी लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाई पावर फैक्टर जो है, इसका कुछ पोर्शन हिस्टेरिसिस लॉस में भी चला जाता है। और एक लॉस बच गया जो है कॉपर लॉस, जिसे I²R लॉसेज भी कहते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग जो हमने किया है स्टेटर स्लॉट्स में, उस वाइंडिंग का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, और उस रेजिस्टेंस के कारण उसमें I²R लॉसेज भी होते हैं। उस लॉस को कॉपर लॉस कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टेटर में आपने देखा कि एडी करंट लॉसेज हुए, हिस्टेरिसिस लॉस हुए, एडी करंट कॉपर लॉस हुआ, और मैग्नेटाइज करने के लिए शुरुआत में जब सप्लाई दिया गया, उस समय सर्किट को मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ पावर उसमें भी कंज्यूम हुआ। अब ये पावर, जो बचा हुआ पावर है स्टेटर से इतना कंज्यूम होने के बाद में, वो एयर गैप में अवेलेबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके इन्फ्लुएंस में हमारा रोटर का कंडक्टर रहता है। अब रोटर का कंडक्टर उसको ये जो फ्लक्स है, वेरिंग फ्लक्स है, रोटर के कंडक्टर्स को काटता है, और काटने के कारण रोटर के साइड में भी EMF इंड्यूस होता है, और उससे भी करंट बनता है। तो रोटर साइड में अपना कॉपर लॉस होता है, और उसी प्रकार से रोटर साइड का अपना एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉसेज भी होता है, और सर्किट को मैग्नेटाइज करने के लिए जो थोड़ा सा पावर यूज होना चाहिए वो भी होता है। अब इससे जो एयर गैप्स में जो पावर अवेलेबल था, उससे जब आप निकाल दीजिएगा इनको, कॉपर लॉस को, तो ये कॉपर लॉस निकलने के बाद में जो पावर बचा, वाइंडिंग, कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है, तो रोटर का जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस के चलते जो लॉस हुआ, दैट इज़ कॉपर लॉस, उसको हटा दीजिए एयर गैप में जो पावर है। तो जो पावर बचा उसको मैकेनिकली अवेलेबल पावर बोला जाता है, जो कि रोटर में पैदा होगा। लेकिन अब ये पावर भी कंप्लीटली नहीं पैदा होगा, क्योंकि उसमें से एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस को निकालना पड़ेगा। अब इससे जो निकला वो हमारे रोटर को रोटेट करने में काम आएगा, लेकिन अभी बेरिंग बाकी है, बेरिंग पे फ्रिक्शन होगा। सो बेरिंग के फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी कुछ मैकेनिकल पावर कंज्यूम हो जाएगा। अब मैकेनिकल पावर जो कंज्यूम हो रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, वो भी पावर हमारा लॉस का पावर है, और अल्टीमेटली अगर इसको हटा दीजिएगा
तब जो पावर अवेलेबल रहेगा उसे शाफ्ट को घुमाने के लिए, जो मोटर का शाफ्ट है उसको घुमाने के लिए जो पावर अवेलेबल है, इसलिए उसको TSH के नाम से जाना जाता है, टॉर्क अवेलेबल टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ द रोटर। सो इस प्रकार से कंप्लीट पावर फ्लो जो है इंडक्शन मोटर का, वो बहुत ज़रूरी है समझना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टोटल पावर फ्लो इन द इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको समझने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा इंडक्शन मोटर के पावर फ्लो को, कि किस तरह से पावर जो है कितना शाफ्ट के ऊपर पहुंचता है, कितना लॉस हो जाता है, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप हम सब देना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।